हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नीट आईआईटी अड्डा अगेन। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th का जो टर्म 1 पे एग्ज़ाम होने वाला है उसका साइंस सेक्शन का फिजिक्स का पार्ट। ठीक है, मैं डैनियल सर, मैं आपकी तैयारी कराऊंगा फिजिक्स के लिए टर्म 1 की। और जैसा कि आप ये देख ही सकते हैं, टॉपिक कह रहा है कि आपको क्विक रिकॉल कराया जाएगा पूरे के पूरे फिजिक्स सेक्शन का। तो तैयार हो जाइए, हम धीरे धीरे लेकिन थोड़ी स्पीड से पढ़ने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को आराम आराम से समझते हुए कि क्या एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कर रहा है, क्या सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आपको अब तक पता चल जाना ही चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इस क्विक रिकॉल से आपको ये भी आइडिया होगा कि क्या तैयारी है और क्या रह गया है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मोर टाइम। तो बच्चों, हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका पहला चैप्टर जो फिजिक्स में इस साल आ रहा है उसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और साथ ही में इसके साथ कंट्रीब्यूटेड चैप्टर है आई। ये दोनों चैप्टर है तो अलग अलग, लेकिन इनका एप्लीकेशन पूरी दुनिया में एक साथ होता है। जैसा कि हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन को, तो आप लोग देख पाएंगे कि रिफ्लेक्शन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग देता हूं आपको, रिफ्लेक्शन। ये देखिए, रिफ्लेक्शन, ये आपका टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन। पहला ही सवाल जो आपके एमसीक्यूज में आ सकता है वो ये आ सकता है कि रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता क्या है। तो आपको एक बहुत जनरल नॉलेज है ये कि अगर ये कोई भी सरफेस है, इस सरफेस पे कोई लाइट रे आती है और आने के बाद टकरा के वापस चली जाती है, यानी कि एक लाइट रे का आने का रास्ता, एक लाइट रे के जाने का रास्ता। तो अगर किसी भी किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, अगर किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट रे टकराए और टकराने के बाद वापस चली जाए, लेकिन शर्त क्या हो कि जो एंगल है टकराने का और वापस जाने का, वो एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि जिस एंगल से लाइट रे आ रही है उसी एंगल से लाइट रे को वापस जाना है। तो जिस एंगल से लाइट रे आती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल से लाइट रे वापस जाती है यानी कि रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको क्या पता चला कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सिंपल है, लाइट का टकरा के किसी सरफेस पे वापस जाना, और कुछ थोड़ी है यार, इतना मत सोचो। दूसरी चीज यह है कि क्या लॉज है रिफ्लेक्शन के। तो पहला लॉ तो तुम्हारी आंखों के सामने है। क्या है ये लॉ? क्या कह रहा है ये लॉ? कह रहा है कि भैया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये है लॉ नंबर 1 रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन का लॉ नंबर 1 क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अच्छा, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं इसी से रिलेटेड, कि अगर उन्हें क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना है तो वो क्या करेंगे, वो आपसे दो चीजें पूछेंगे कि भाई हमें मालूम है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, क्या होगा अगर इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ना हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, तो क्या आंसर होगा इसका? अभी तक हमने सोचा ही नहीं इस बारे में। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है तो जो आपका रिफ्लेक्शन है वो है स्मूथ। कैसा रिफ्लेक्शन है? स्मूथ रिफ्लेक्शन। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल ना हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो कैसा रिफ्लेक्शन हो जाएगा बेटा? रफ हो जाएगा। ऐसा होगा, रफ हो जाएगा। आप स्मूथ रिफ्लेक्शन को रेगुलर भी कह सकते हो और रफ रिफ्लेक्शन को इररेगुलर भी कह सकते हो। तो यहां से हमें तीन बातें पता चली। पहली बात कि लाइट क्या होती है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यही पता चली हमें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस। ओके, फिर उसके बाद हमें पता चला कि लाइट का जो लॉ है वो क्या कहता है। तो पहला लॉ जो है रिफ्लेक्शन का, वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर इक्वल है तो रिफ्लेक्शन कैसा है बच्चों? स्मूथ। अगर नहीं है तो ये रहा तुम्हारा सवाल, क्या है? रफ। इट इज वेरी इजी थिंग। दूसरा लॉ कहता है कि भाई इंसिडेंट रे, कौन सी रे बच्चों? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल,
ये सब एक प्लेन पे लाई करेंगे, यानी कि ये सब एक पॉइंट पे मिलने वाले होंगे। लेट अस सी हियर, दिस इज इंसिडेंट रे, मैं इसको आई आर से दिखा रहा हूं, ये इंसिडेंट रे है, देखिए ये जा रही है नीचे, और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आप जरा गौर से देखिए, आपको क्या दिखाई देगा कि इंसिडेंट रे जा रही है और इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि मैं इसे आर आर दिखाऊंगा, ये जा रही है। तो ये जा रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, और इनके बीच में एक नॉर्मल लाइन है। बेटा नॉर्मल कोई रे नहीं होती है, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस से। तो अगर आपको याद करना है कि दूसरा लॉ क्या कहता है, तो आप ये याद कर लीजिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब एक प्लेन पे लाई करेंगी, ये सब एक पॉइंट पे लाई करेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, दूसरा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब एक ही जगह पे लाई करने वाली हैं, दे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके बाद हमें देखना है कि कौन सा रिफ्लेक्शन रफ है, कौन सा स्मूथ है। तो अभी आपको पता चला जिसके अंदर एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, तो वो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रफ स्मूथ होगा। और अगर एंगल आई इक्वल नहीं है एंगल आर के, तो वो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रफ होगा। दैट इज वेरी इजी थिंग। अब हमें देखना होता है कि यार रिफ्लेक्शन, चलो ठीक है, समझ में आ गया, सारी बात समझ में आ गई हमारी। लाइट क्या है ये भी पता है हमें कि इट इज़ अ एनर्जी विच हेल्प्स अस इन द सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। अब लाइट रिफ्लेक्शन करती है, वो भी पता चल गया हमें। क्या पता चल गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या पता चला, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस, आफ्टर striking any सरफेस। लाइट रे का टकरा करके वापस जाना किसी सरफेस पे, ठीक है, किसी सरफेस से लाइट रे पे टकराए और टकरा करके वापस चले जाए, तो वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के दो लॉ, पहला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और दूसरा लॉ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी की सारी एक पॉइंट पे लाई करने वाली हैं। तो ये बात हो गई हमारी रिफ्लेक्शन के बारे में, स्मूथ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, रफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है। और साथ ही साथ हमें ये पता चला कि आपको ये मालूम हुआ कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, स्मूथ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, रफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है। क्लियर हो गई बात। तो अब हम इसके आगे चलेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया। अब इसके आगे जैसे जैसे हम कंक्लूड करते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा पहला टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग देखेगा ध्यान से ज़रा, कि जो पहला टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमें पता ही नहीं है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। हम सोचते रहते हैं कि ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, आप लोग ऑब्जेक्ट हैं। हम ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट भाई जो कुछ करे, मतलब समझ में नहीं आता हमारे कि ऑब्जेक्ट की हम डेफिनेशन कैसे देंगे। तो बहुत आसान तरीका है ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देने का, और इतना नहीं सोचना है। अगर भाई कल को आपके सामने कोई ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के आ जाए और कोई गधा आपसे कहे कि ये लाल कलर की टी शर्ट कहाँ पहन के जा रहा है, तो आप उसकी बात को यकीन कर लोगे। तो जवाब आएगा नहीं करेंगे सर, क्योंकि वो ग्रीन कलर की पहना हुआ है। अरे आपको कैसे पता कि वो ग्रीन कलर है, अगर बचपन में हम उस ग्रीन कलर को आपको रेड याद करा देते तो क्या होता। वही तो गधे ने किया। गधे ने क्या किया कि उसने रेड कलर याद कर लिया ग्रीन को, तो अब उसे पता ही नहीं है कि कलर कौन सा है। लेकिन आपने देखा, आपको दिखाई दिया कि टी शर्ट का कलर क्या है, ग्रीन है। आपने क्या बताया कि भाई ये रेड नहीं है, ये ग्रीन है। तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें ऐसे पता चला क्योंकि उसकी टी शर्ट से ग्रीन कलर की लाइट इमिट हो रही थी, उसकी टी शर्ट जो है वो ग्रीन कलर की लाइट बाहर फेंक रही थी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ थिंग विच इमिट्स द लाइट फ्रॉम इटसेल्फ। ऑब्जेक्ट वो चीज है जो अपने अंदर से लाइट को फेंकता है। कोई इंसान गोरा है तो आप उसे फेयर कह देते हो, कोई इंसान काला है तो आप उसे ब्लैक कह देते हो। क्यों कह देते हो, क्योंकि उसका जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो एक लाइट को फेंक रहा है आपकी आंखों की तरफ। आप देख पा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन को अगर मैं कहूँ कि बेटा ये पेन नहीं है, ये स्केल है, तो आप मान लोगे, आप कहोगे नहीं सर कैसी बेतुकी की बात कर रहे हो। तो आपको यही तो पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं।
तो ये ऑब्जेक्ट अलग लाइट रेस फेंक रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का नाम अलग होगा, यानी कि ये पेन है। अगर कल को मैं आपको इस हाथ में स्केल दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्केल है। तो आपको कैसे पता चल रहा है चीज़ों का? जब वो अपने अंदर से क्या इमिट कर रही है? लाइट इमिट कर रही है। तो क्वेश्चन क्या बना कि ऑब्जेक्ट क्या है? तो आंसर क्या मिला कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो क्या अपने अंदर से इमिट कर रही है? लाइट रेस को इमिट कर रही है। तो कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट कहलाई जाएगी जो क्या करेगी? इमिट्स लाइट। क्या इमिट करेगी? लाइट इमिट करेगी। हर वो चीज़ ऑब्जेक्ट है जो लाइट को क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। नाउ व्हाट वी आर नीड टू सी इमेज अगेन। अब इमेज के साथ भी बड़ा मसला है भाई। इमेज के साथ मसला ये है कि पता ही नहीं इमेज क्या है। इमेज बेटा क्या होती है? आप मुझे देख पा रहे हो, क्यों? मैं आपको देख पा रहा हूं, क्यों भाई? इसीलिए तो देख पा रहा हूं। कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे मेरी आंखों के अंदर तुम्हारा एक अपीयरेंस आ रहा है, मेरी आंखों के अंदर तुम्हारा अपीयरेंस आ रहा है, तुम्हारी आंखों के अंदर मेरा अपीयरेंस आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब बेटा ये हुआ कि हम तुम्हारी आंखों में, तुम हमारी आंखों में, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पढ़ाई अच्छी, हमारा भी काम बढ़िया, हमारी भी टेंशन खत्म कि हमारे बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो अब हमें क्या देखना है? इमेज की डेफिनेशन समझनी है। तो इमेज क्या कहती है? इमेज का मतलब है ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक अपीयरेंस बनना आपके आंखों के अंदर, दैट इज कॉल्ड इमेज। तो क्या लिखा है? इट इज अ ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल अपीयरेंस बनना इज कॉल्ड इमेज। ऑप्टिकल का जब भी वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि आंखों से रिलेटेड बात हो रही है। अगर आप देखोगे ऑप्थेमोलॉजिस्ट, वो कौन होते हैं? वो डॉक्टर्स होते हैं जो किसके लिए काम कर रहे होते हैं? आईज के लिए काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ऑप्टिकल अपीयरेंस आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड इमेज। अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे कि इमेज हमारी दो टाइप की होती है बेटा। एक वो इमेज जिसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, यानी कि ऐसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे ना ले पाए, वो होती हैं वर्चुअल इमेजेस। क्या होती हैं वो? वर्चुअल इमेजेस। और ऐसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे ले पाते हैं, हम देख पाते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल में हम जाते हैं तो एक स्क्रीन पे मूवी चल रही होती है, तो वो जो स्क्रीन पे मूवी चल रही है एक तरीके से वो भी एक इमेज है, और वो इमेज हम ले पा रहे हैं, जैसे हम प्रोजेक्टर से अपनी इमेजेस बनाते हैं। दोज इमेज आर कॉल्ड रियल इमेजेस। उनको क्या बोला जाता है? रियल इमेजेस बोला जाता है। और एक खासियत और है दोनों इमेजेस के अंदर कि वर्चुअल नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल के साथ एक खासियत और है कि ये इरेक्ट इमेज होती है। क्या होती है? ये इरेक्ट। ऐसी इमेज होती है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है कि ये इमेज हमेशा आपको सीधी बनती हुई दिखाई देगी, जबकि रियल जो होती हैं ये सारी की सारी कैसी होती हैं? इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं। यानी कि ये सारी की सारी इमेजेस आपको कैसी बनती हुई दिखाई देंगी? उल्टी बनती हुई दिखाई देंगी। लेट अस राइट हियर कि व्हाट इज वर्चुअल इमेज? दिस इज द इमेज obtained on, not obtained on स्क्रीन। और बेटा जो रियल होंगी इनको क्या बताया मैंने कि ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। दे आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल के बारे में क्या बताया कि ये हमेशा क्या होंगी? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सीधे, ये हमेशा स्ट्रेट रहेंगी। और रियल के बारे में क्या बताया बेटा? इन्वर्टेड। क्या बताया? इन्वर्टेड। ये दो बातें हैं हमारी, ये रियल, इन्वर्टेड, नॉट ऑब्टेन्ड एंड ऑब्टेन्ड। तो ये सारी की सारी क्या हुई है? आपकी इमेजेस हुई। ये दो बातें याद रखिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि आपको वर्चुअल और रियल के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है रियल एंड वर्चुअल। अभी आपका ऑब्जेक्ट इमेज का क्लैरिफिकेशन हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू सी हियर इन दिस सेक्शन कि हमारे पास बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं? मिरर्स होते हैं। क्या होते हैं? मिरर्स होते हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके सारे मिरर दिखाने वाला हूँ। तो जो पहला मिरर होता है वो होता है प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर। बेटा ये प्लेन मिरर बहुत इंपॉर्टेंट मिरर है। क्यों हम इसे प्लेन मिरर को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं? क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि डेली यूज का ये हमारा एक एग्जाम्पल है।
तो प्लेन मिरर के बारे में पहले आप कुछ बातें जानिए। पहली बात यह है कि आपका राइट, जब भी आप सुबह को शीशे में उठ के अपनी शक्ल देखेंगे, हाथ देखेंगे, आप सीधा हाथ उठाओगे, आपका जो इमेज में बनने वाला आपका एक व्यू आ रहा है, जो आपकी इमेज बन रही है शीशे के अंदर, उसके अंदर वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी। यानी कि आपका राइट आपकी इमेज का क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो उस कंडीशन को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। क्या बोला जाता है? लेटरल इन्वर्जन। बात समझ में आई? तो लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है कि आपका राइट आपकी इमेज का लेफ्ट। सिंपल, आपकी इमेज का राइट आपका लेफ्ट। यानी कि जब आपने हाथ उठाया ऐसे, तो आपकी इमेज उठाएगी लेफ्ट हैंड ऐसे। तो आपको पता चलेगा कि ऐसी इमेजेस को कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस। और यहाँ पे प्लेन मिरर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि ये लेटरल इन्वर्जन शो करती है। दूसरा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर is always equal, is always equal। तो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो हमें यहां से क्या पता चला कि जो भी डिस्टेंस था, जो भी क्या था बेटा, डिस्टेंस था। आप मान लीजिए कि आप एक प्लेन मिरर को देख रहे हैं, तो जितनी दूर आप प्लेन मिरर से खड़े हो, उतनी ही दूर आपकी इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर खड़ी है। तो ये ही बात मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है कि जो डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्लेन मिरर से दूर खड़ा है, उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर। तीसरी चीज, कभी भी अगर आप सुबह को शीशा देखते हो तो आपकी हाइट बड़ी या छोटी तो हो नहीं जाती है। ना तो आपकी हाइट बढ़ती है, ना आपकी हाइट छोटी होती है। तो सिंपल एक और बात पता चली कि यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगी, हाइट ऑफ द इमेज के इक्वल। तो वी कैन राइट हियर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो जो आपकी हाइट है वही हाइट किसकी होगी, आपकी इमेज की होगी प्लेन मिरर के अंदर। तो ये तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई प्लेन मिरर की, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इनके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा बोर्ड्स के अंदर। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मिरर टू हैविंग अ राइट एज अ लेफ्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, लेटरल इन्वर्जन। आपको एक क्वेश्चन दिया गया तो उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा कि आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया गया। लेट मी डू दिस, let me move this little bit here now, see here now again कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन क्या दिया गया कि ये प्लेन मिरर है, ये एक आपका प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर से आपका जो ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर से जो आपका ऑब्जेक्ट है ओ, ये कितनी दूर है, ये आपका 20 मीटर दूर है। यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस प्लेन मिरर से, किससे, प्लेन मिरर पीएम, पीएम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये प्लेन मिरर वाला पीएम है, ठीक है, यहां मोदी जी का नाम नहीं लेगा कोई। तो यहां पे क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है बताओ इमेज कहां बनेगी। वेरी इजी, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी, कौन सी, कि कभी भी अगर हम बात कर रहे होंगे कि भाई कहाँ इमेज बनेगी, तो आप बताओगे कि प्लेन मिरर के अंदर जितना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो आप दोबारा से 20 मीटर की एक लाइन खींचेंगे और वहां पे आप आराम से क्या बना देंगे, जो आपको बनाना है, यानी कि आपको क्या बनाना है यहाँ पे, इमेज बनाना। तो ये आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो आपको पता चला कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और एक और खास बात क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस कितनी है, तो डबल कर दो, यानी कि 20 + 20 क्या होगा, 40। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस कितनी है, तो 20 मीटर। अगर आपसे पूछा जाएगा मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी है, तो भी 20 मीटर।
लेकिन अगर आपसे टोटल पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आंसर कितना होगा 40 मीटर। दिस इज अ वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आया हो आप लोगों के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड्स में आने के लिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक इमेज है वो 6 मीटर दूर बन रही है प्लेन मिरर से, तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये बात हमने पढ़ ली, लेकिन हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है। इमेज से ऑब्जेक्ट तक की दूरी पूछ रहा है या मिरर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी पूछ रहा है। अगर मिरर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी पूछ रहा होगा तो आप क्या बताओगे कि जितनी डिस्टेंस आपकी मिरर से इमेज तक की है उतनी ऑब्जेक्ट तक की होगी। अगर इस पहले का आंसर 6 था तो इसका भी आंसर क्या होगा 6। लेकिन अगर इमेज से ऑब्जेक्ट तक की पूछ रहा है तो डबल कर दो बच्चों, तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया। अंडरस्टूड, क्लियर एकदम। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक आता है आप लोगों का इसमें, स्फेरिकल मिरर। क्या आता है? स्फेरिकल मिरर। अब आपने स्फेरिकल मिरर भी कई टाइप के पढ़े हुए होते हैं, तो जैसे कि स्फेरिकल मिरर की हम बात कर रहे हैं तो बहुत ध्यान लगा के सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, और इस पे से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सुनो ध्यान से। तो अब हम बात कर रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर की, कि भाई स्फेरिकल मिरर क्या है। बेटा मैं बताता हूं आपको कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मान के चलो कि आपके पास एक हॉलो ग्लास का स्फीयर है, ये दिस इज हॉलो ग्लास स्फीयर। अब मैं कह रहा हूं कि इस ग्लास स्फीयर को आधा आधा काट लो। तो जब आप इसे आधा आधा काटोगे तो क्या होगा, सिंपल होगा, ये आधा ऐसे कट जाएगा और ये आधा ऐसे कट जाएगा, यानी कि आपने इसे आधा आधा काट लिया। अब मैंने ये कहा कि भाई एक काम करो, इसको पेंट कर दो एक साइड से, और एक और बात ऐड करी, एक को अंदर से पेंट करो और एक को बाहर से पेंट करो। तो अब हम इसे देखिए पॉलिश करने वाले अंदर और बाहर से, सी इट क्लियरली राइट हियर। तो ये देखिएगा ध्यान से सब लोग, बहुत ही अच्छी बात आपको समझ में आएगी ये। तो एक को मैंने क्या करा बच्चा, अंदर से पॉलिश कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया, ये मैंने अंदर से पॉलिश करा एक को, और एक को मैंने पॉलिश करा बाहर से, ये इसको मैंने कहाँ से पॉलिश किया, बाहर से पॉलिश किया। भाई एक स्फीयर था, उसको अपने आधा आधा बांट लिया। जब हमने उसको आधा आधा बांटा तो एक को हमने बाहर से पॉलिश किया, एक को हमने अंदर से पॉलिश किया। तो सर इससे क्या समझा रहे हो आप हमें? इससे हम आपको ये समझा रहे हैं कि बेटा जिसको आपने बाहर से पॉलिश किया, इसको, यह है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। और जिसको आपने अंदर से पॉलिश किया वो क्या बन गया, वो बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये दो मिरर आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ने स्फेरिकल मिरर में। अभी आपने देखा कि ये एक हॉलो ग्लास का स्फीयर था, इसको हमने कट करा, कट करने के बाद क्या देखा हमने कि आधे को हमने बाहर से पेंट कर दिया, आधे को हमने अंदर से पेंट कर दिया। जब हमने बाहर से पेंट किया उसको तो वो कौन सा मिरर बना, कॉनकेव, और जब हमने उसे अंदर से पेंट किया तो वो कौन सा बना, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहली बात तो आप लोग यही अपने दिमाग में रखिएगा। फिर मैं स्फेरिकल मिरर के डायरेक्ट आपको थोड़े से न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूले बताता हूं कि बेटा सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो आता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि अगर आपको कभी भी स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 अपॉन फोकल लेंथ हमेशा इक्वल होगी 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस के प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो 1 अपॉन एफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस प्लस 1 अपॉन यू। बेटा v जो है आपका वो कौन है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है आपका, वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है आपकी फोकल लेंथ। लेकिन ये तो हो गया मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। कि जब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे
तो क्या दे रखा है, देखो ज्यादा मत सोचो, सिंपल बात है, एक एफ है, एक वी है, एक यू है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, एफ और वी दे रखे होंगे तो क्या निकाल दो, यू निकाल दो। यू और एफ दे रखे होंगे तो क्या निकाल दो, वी निकाल दो। अरे भाई वी और यू दे रखा हो तो क्या निकाल दो, एफ निकाल दो। तो इतना मत सोचो कि न्यूमेरिकल बहुत हार्ड चीज है। भाई 3 वेरिएबल है, तो दिए हुए होंगे, एक निकालना होगा, जान तो लेंगे नहीं तुम्हारी बोर्ड वाले। तुमसे क्या कहा जाएगा कि बेटा ये 2 चीजें दे दी, एक बता दो, तो भाई फॉर्मूला लगाओ, निकालो, छुट्टी। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन की। अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है स्फेरिकल मिरर्स के लिए, वो फॉर्मूला होता है बेटा, मैं यहीं पे इसके स्फीयर के अंदर ही वो फॉर्मूला लिखना रहा हूं मैग्निफिकेशन का, कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू, यानी कि नेगेटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये है फॉर्मूला किसका, मैग्निफिकेशन का। अब अगर इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को और सीखना चाहते हो तो एक और फॉर्मूला हम मैग्निफिकेशन के लिए यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला होता है इसी के साथ हम लोग आगे इसको बढ़ा देंगे, एच आई अपॉन एच ओ लिख देंगे, यानी कि माइनस वी अपॉन यू, और किसके इक्वल हो सकता है, लेट मी राइट हियर कि m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। अब ये क्या है एच आई और क्या है एच ओ, अब सवाल ये आ गया बेटा, एच आई है हाइट ऑफ इमेज और एच ओ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लो यहां लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए कि एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको ये दोनों बातें पता चल गई। अब कोई भी न्यूमेरिकल है वो यूं होगा, यूं चुटकियों में। बस अब मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, यही ट्रिक तुम्हें बनाएगी बिंदास, और यही ट्रिक तुम्हें बनाएगी सबसे अलग, कि सर हम न्यूमेरिकल करें कैसे। अच्छा चलो तुम्हें न्यूमेरिकल करना सिखा। अब आपको पता चल गया कि आपके पास 2 तरीके के मिरर हैं। कितने तरीके के मिरर हैं, 2। एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। मैं प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहा, मैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूँ कि आपके पास स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो अब जब हम बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स की तो एक एक करके बात करते हैं। चलो सबसे पहले बात कि अगर तुम्हें न्यूमेरिकल करना है तो ये पहचानो कि मिरर कौन सा है। क्या पहचानना है कि मिरर कौन सा है, कि विच मिरर इज दैट, कौन सा मिरर है ये। सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ भी मत पढ़ो भाई, ये पता लगाओ कि शीशा कौन सा है। जब तक तुम्हें शीशे के बारे में नहीं पता तो तुम सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला आइडिया क्या लगाना है कि भाई मिरर कौन सा है। तो क्वेश्चन के अंदर ढूंढो। चलो मैं पहले आपको कॉनकेव मिरर के लिए बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉनकेव, क्या लिखा है, कॉनकेव, तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा पता चल गया कि कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अगर ये नहीं लिखा तो क्या लिखा होगा, कन्वर्जिंग लिखा होगा। क्या लिखा होगा, कन्वर्जिंग मिरर लिखा होगा। अगर ये भी नहीं मिल रहा तुम्हें तो ये तो जरूर लिखा होगा कन्वर्जिस। क्या लिखा होगा, कन्वर्जिस, ये जरूर लिखा होगा। तो 3 में से कोई भी एक बात ढूंढो पहले। अगर तुम्हें इन तीनों में से एक भी बात पता चल गई तो तुम्हें यह पता चल गया कि ये मिरर कौन सा था, ये मिरर कॉनकेव था। चलो भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया तुमने, कॉनकेव मिरर का पता लगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है क्या नहीं है, सब पता लगाओ। अब पता लगाने के बाद आपको क्या करना है, जब आपको पता चल जाए कि कॉनकेव में ये कंफर्म हो जाए कि आपके पास कॉनकेव मिरर ये है, अगर ये कंफर्म हो गया हमें कि हमारे पास कॉनकेव मिरर है, तो अब हमें क्या करना है बेटा। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे रखा हो, मान लो कि क्वेश्चन में आपको एफ दे रखा है 10, वी दे रखा है 10, चलो 12 ले लो, और यू दे रखा है 8। क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि बेटा ऐसा हुआ है, इसका फोकल लेंथ 10 है, वी 12 है और यू 8 है, यानी कि इमेज डिस्टेंस 12 है और यू कितना है, 8 है। कुछ भी दे रखा हो और एम निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, एम निकाल के दिखाओ, यानी कि मैग्निफिकेशन निकाल के दिखाओ। तुम्हें कुछ भी दे रखा हो, अगर तुमने पता लगा लिया कि ये कॉनकेव मिरर है, तो कुछ चीजें बता रहा हूं ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर पता चल गया कि ये कॉनकेव मिरर है तो आप एफ हमेशा क्या लोगे, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो लेकिन आपको क्या लेनी है, नेगेटिव। जैसे कि इस सवाल में एफ 10 दे रखी है तो आप क्या लिखोगे, एफ इज इक्वल टू -10। अंडरस्टूड। अगर वी है तो वी भी आपकी यहाँ पे जो मिलने वाली है हमको ए टू जेड, वो कई केसेस में कॉनकेव के नेगेटिव मिलेगी और एक केस ऐसा होता है जिसमें वी हमें पॉजिटिव मिलने वाली हो। तो मैं अभी वी को लिखूंगा नेगेटिव
इन 5 केसेस, और एक केस ऐसा होगा जिसमें पॉजिटिव होगी भी। और दूसरा है यू। यू हमेशा आपको क्या लेना है? नेगेटिव। बेटा यू बड़ी नेगेटिव चीज़ है, हमेशा यू नेगेटिव लो, हमेशा नेगेटिव लो। कोई सा भी सवाल हो, अब देखो कोई सा भी सवाल, क्या कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बाद में लेंस भी पढ़ोगे, सब में यू को नेगेटिव कर डालो, कुछ मत सोचो, सबसे नेगेटिव इंसान है ये। अब बात करते हैं यहाँ पे एच आई की। किसकी बात करते हैं? एच आई की। बेटा हाइट ऑफ इमेज जो होती है, जब कॉनकेव मिरर से हम कभी भी इमेज बनाते हैं तो वो भी इन्वर्टेड बनती है, इसीलिए उसको भी क्या दिखाते हैं? नेगेटिव। आपको हाइट ऑफ इमेज भी क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो लोगे आप, वो लोगे पॉजिटिव। क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। और एम जो है वो आपका डिपेंड करेगा कि वो क्या आना चाहता है। ज़्यादातर केसेस में एम नेगेटिव ही आएगा, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या आता है, क्योंकि एक केस ऐसा है कि जिसमें वो पॉजिटिव भी आ सकता है। ये सारी की सारी बातें किसके लिए हो गई? कॉनकेव मिरर के लिए हो गई। अच्छा, अगर ये कंफर्म हो जाए कि मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है, तब क्या करें सर? अगर ये कंफर्म हो जाए कि मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है, तो इधर देखो। अब कॉन्वेक्स मिरर अगर होगा तो आपको क्या देखना है कि 3 बातें वहां पे दे रखी होंगी। या तो वहां पे साफ साफ लिख दिया गया होगा कॉन्वेक्स मिरर, या इसकी जगह लिख दिया गया होगा डाइवर्जिंग मिरर, या इसकी जगह लिख दिया गया होगा डाइवर्जेस लाइट। ठीक है, अगर ये सारी बातें आ गई तो ये कंफर्म हो गया कि मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स में क्या याद रखना है? कुछ याद नहीं रखना। एफ क्या होगा? पॉजिटिव। वी क्या होगा? पॉजिटिव। एच आई पॉजिटिव। एच ओ पॉजिटिव। एम मेजरली पॉजिटिव। ओके। यू क्या बताया था मैंने यू के बारे में कि ये हमेशा क्या रहने वाला है? नेगेटिव। तो ये आपके साइन कन्वेंशन थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। आपको पता चला कि अगर आपको पता करना है कोई भी न्यूमेरिकल इजीली करना है, तो आपको ये पता लगाना है पहले कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स। अब बेटा इनके केसेस होते हैं। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली देखिए, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि क्या आने वाला है, तो मे बी कि आपको दिखाई देगा कि कॉनकेव मिरर का जो एक केस है जिसमें ऑब्जेक्ट आपका एफ पर होता है, तो ये इमेज कहाँ बनती है? तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी पे बनती है। एक ये केस आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो केस आपका इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? तो उसका आंसर आता है बिटवीन सी एंड एफ। ये रिकॉल क्लास है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ग्रुपिंग भी और थोड़ी सी चीज़ों में लिमिटेशन भी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बस ये काम है मेरा कि मैं आपको बताऊं कि आपके लिए इस टाइम इंपॉर्टेंट क्या है। तो आप वो दोनों चीज़ें देखिएगा। और ये बहुत हद तक मैंने आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है कि कहाँ पे प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस लेना है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं तो ज़रूर पढ़ा होगा और वहाँ पे ये ज़रूर पढ़ा होगा कि न्यूमेरिकल को अप्रोचिंग कैसे करते हैं। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका न्यूमेरिकल कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का और वैल्यू कोई भी निकालनी हो तो आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, और ज़्यादा ना सोचते हुए आपको इन साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है कि कॉनकेव में साइन कन्वेंशंस ये आने वाले हैं और कॉन्वेक्स में ये आने वाले हैं, और न्यूमेरिकल की वैल्यू को इन साइन कन्वेंशंस के हिसाब से यूज़ करना है, और प्लस माइनस की गलती को बहुत जज करते हुए आगे बढ़ना है, तभी आपका ये सवाल ठीक होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी। ओके, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमें पता चल गया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, इनके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब बेटा आपको 2 बातें और याद करनी है। 3 यूजेस मिनिमम कॉनकेव के और 3 यूजेस मिनिमम कॉन्वेक्स के भी आपको लर्न आउट करना है। ओके, और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही आप कॉन्वेक्स सेक्शन कंप्लीट कर लोगे, अब आपसे ये कहा जाएगा कि भाई ये तो आपका नॉर्मली क्या हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया एक तरीके से। तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी चीज़ें आपको मालूम भी है और मैं नहीं भी हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि अगर मैं केसेस लूँ कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के, तो मैं पहले अगर कॉनकेव के केसेस लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जाता है। तो पहली जो केस होता है कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर केसेस, पहला जो कॉनकेव मिरर का केस है वो क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? एट
एफ। तो इमेज कहाँ बनती है? एट इन्फिनिटी। सही। दूसरा है ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है? बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड सी। क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट आ गया है एट सी, यानी कि सी पे ऑब्जेक्ट आ गया है, तो इमेज कहाँ बनने वाली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इमेज कहाँ बनने वाली है? अगेन बिटवीन, सॉरी, एट सी। इमेज भी आपकी कहाँ बनने वाली होगी? एट सी बनने वाली होगी। अंडरस्टूड। तो अब हमें यह भी पता चल गया कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पे बनेगी। चौथा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट आ गया है बियॉन्ड सी, आ चुका है बियॉन्ड सी, आ चुका है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? एट, या आप लिख सकते हैं बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा, अगर आपके जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ चुका है? इन्फिनिटी पे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इसकी इमेज बनेगी एट एफ, यानी कि फोकस पे। छठा इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ, कि भाई क्या, कि अब ऑब्जेक्ट आ गया है बिटवीन पी एंड एफ, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? अब ये जो है ये है वीआईपी। ये आएगा बेटा पेपर में, क्योंकि ये सबसे कंजेस्टेड और सबसे खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा घुमाने वाला है कि पी और एफ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, बताओ इमेज कहाँ बनेगी? तो आप बताओगे बिहाइंड द मिरर। क्या बताओगे बेटा? बिहाइंड द मिरर। और अब लगे हाथ हम इनके नेचर की बात कर लेते हैं। तो ये जो शुरुआत के 5 केसेस हैं, यानी कि एट एफ तक, यहाँ तक सबका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और ये वाला जो है आपका सिर्फ इकलौता केस, ये सिर्फ आपका क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए। कॉनकेव मिरर के 6 के 6 केसेस आपके इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स के कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए, इन्फिनिटी पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो अगेन कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। लेकिन अगर आपने कहीं भी रख दिया है, पूरी की पूरी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जो इमेज बनने वाली होगी वो बिटवीन पी एंड एफ बनेगी। हर बार कहीं भी रख दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। तो वी हैव डन विद दिस पर्टिकुलर कॉनकेव मिरर केसेस, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स के जो 2 केसेस हैं वो बहुत लिटिल हैं और वो एनसीईआरटी में बहुत वाइडली गिवन है। तो उन केसेस को आप लोग ज़रा अच्छे से देखिएगा पेपर के अंदर। अपने पेपर में जाने से पहले वो टॉपिक ज़रूर करिएगा। कॉन्वेक्स मिरर का जो फर्स्ट केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है और उसकी इमेज बन रही होती है, वो इंपॉर्टेंट है, वो करके जाइए। ठीक है। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर के चलते हैं टॉपिक को, ताकि आपको ये पता चले कि अब हमें इसके बाद क्या करना है। तो अब आपको पता चला कि ये सब चीज़ होती हैं, लेकिन अभी एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। बेटा पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की जब बात होगी तो हमें पहले एक स्फेरिकल मिरर बनाना पड़ेगा, उससे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आपने पहले वहाँ बनाया था अब यहाँ बना दिया। बेटा हमारी मर्जी, हमारा बोर्ड, हम कहीं भी बनाएं। अब सुनो ध्यान से। तो हमारे पास क्या है, जब भी हम बात कर रहे होते हैं स्फेरिकल मिरर की, तो ये मायने नहीं रखता कि हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं या कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं। उसके जो पार्ट्स होंगे वो कॉनकेव में भी होंगे और कॉनकेव में कॉन्वेक्स में भी होंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक स्फेरिकल मिरर ले लिया है, जिसको मुझे बहुत पसंद स्फेरिकल मिरर है ये। इसको मैं कहता हूँ कॉनकेव मिरर। क्या कहता हूँ इसे मैं? कॉनकेव मिरर। ये मेरा कॉनकेव मिरर है बेटा। इस कॉनकेव मिरर से मुझे अब आपको ये सिखाना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहला चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कॉनकेव मिरर की विड्थ कितनी है? विड्थ कितनी है इसकी? विड्थ यानी कि बेटा इसकी चौड़ाई कितनी है? तो जो चौड़ाई होती है उसको बोला जाता है अपर्चर। क्या बोला जाता है? अपर्चर। ये आया फर्स्ट निकल के, दिस वन इज फर्स्ट। जो विड्थ ऑफ द मिरर होता है वो क्या होता है? अपर्चर। सेकंड, इस मिरर का मिड पॉइंट कहाँ है? तो बेटा ये रहा। इसके मिड पॉइंट को बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है? पोल। थर्ड, ये जो लाइन है, जो मिड पॉइंट से निकली हुई लाइन है, इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसे आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब प्रिंसिपल एक्सिस भी हमें क्लियर हो गई।
इसके बाद अब पूछा जाएगा कि भाई क्या और क्या हो सकता है, अब हम बताएंगे बेटा। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि बेटा ये वो जगह है जहां से एक पर्टिकुलर रेडियस लेकर के इस पूरे स्फेरिकल मिरर को ड्रॉ किया गया होगा, यानी कि स्फीयरिकल शेप में लिया गया होगा, है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक पॉइंट होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अब इसे प्रिंसिपल फोकस क्यों कहा जाता है बेटा? देखो, इसलिए कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कि क्या होता है कि जो लाइट रेज होती है, मान लो कि कोई लाइट रे आई। अब हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ वी आर अबाउट टू सी दिस पर्टिकुलर वाइट कलर अगेन। नो, नॉट वाइट कलर, वी कैन यूज रेड कलर नाउ। तो अब आपको क्या पता चलेगा कि हमारे पास मान लीजिए कि एक लाइट रे आ रही है और वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो हमारे मिरर से टकराएगी। और मिरर से टकराने के बाद ये जो लाइट रे आ रही है ये मिरर से टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा कि ये रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट से पास होगी। कभी भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी लाइन है, इसके पैरेलल कभी भी कोई भी लाइट रे आएगी, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, उस लाइट रे को उठाना है और कहाँ से पास कर देना है? फोकस से पास कर देना। तो वो पॉइंट जहां से लाइट रे पास हो रही होती है रिफ्लेक्शन के बाद, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। लेकिन शर्त क्या है कि आने वाली लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, जो कि अभी दिखाई दे रही है हमें। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, ये कहलाया जाता है फोकल लेंथ। क्या कहलाया जाता है? फोकल लेंथ। अब एक फॉर्मूला यहां से बन जाता है कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर इसके इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के। इसके इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के। तो अगर आपसे कहीं पे एफ दे दिया है तो आप उसे अगर ट्वाइस कर दोगे तो वो क्या निकल के आ जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर कहीं पे एफ गिवन है और आर, एफ निकालना है और आर गिवन है, तो आप आर को डिवाइड कर दोगे किससे? 2 से। तो क्या निकल के आएगा? आपका नॉर्मल, आपका फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये सारी बातें जो हमने अभी करी हैं, ये सारी की सारी बातें रिफ्लेक्शन के लिए थी। यानी कि रिफ्लेक्शन में आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को क्लियर कर पाओगे। तो एक कंप्लीट रिफ्लेक्शन का टॉपिक मैंने आपको अभी दिया है, इसका आप यूज़ करिए और यूज़ करने के बाद इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद जो है हम अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम होगा रिफ्रैक्शन। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पूरा रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया, उसमें जो भी जनरल पॉइंट्स थे वो जनरल पॉइंट्स आप अच्छे से कीजिएगा, उस फॉर्मूले का अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी रिफ्रैक्शन। बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है? अब रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ पता होगा कि रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है वो होता है। सिंपल है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। और जब मीडियम, लाइट हमेशा अपना मीडियम अगर बदलेगी तो लाइट की स्पीड भी बदल जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपसे कहूं कि भागते हुए जाइए और आप 80 की स्पीड से भाग के जा रहे हो, अब मैंने रास्ते में कहीं पे स्विमिंग पूल लगा दिया है, पानी रख दिया है, आपसे मैं कह रहा हूं कि 80 की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, तो ये आपके बस की बात ही नहीं है कि आपकी स्पीड मेंटेन रह जाए। आप भागते हुए जाओगे, पानी जैसे ही आएगा आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर यकीन ना हो तो कल भागते हुए जाइए और देखिए कि आपकी स्पीड कम होती है या नहीं होती है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें यही चीज़ को यहाँ समझना है कि लाइट भागती हुई आ रही है एक मीडियम में, अचानक मीडियम चेंज, तो क्या होगा? लाइट की स्पीड में चेंज तो आएगा। अब अगर मीडियम पहले वाले से कैसा है वो डिपेंड करेगा कि लाइट की स्पीड बढ़नी होगी या घटनी होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन बोला जाता है। कब बेंडिंग ऑफ लाइट? लेकिन ये एक सवाल है कि बेंडिंग ऑफ लाइट वो भी कब?
तो उसका जवाब बहुत सिंपल है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट goes from one medium to another। क्या बताया आपको कि लाइट का मुड़ जाना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। थोड़ा सा गौर से देखिएगा। और कि अगर मैं आपसे कहूँ कि रिफ्रैक्शन क्या है तो आप क्या बताओगे कि लाइट रेस का क्या हो जाना, बेटा लाइट रेस का मुड़ जाना। लाइट रेस का मुड़ जाना कब मुड़ जाना, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी, साथ ही साथ उनकी वेलोसिटीज में भी चेंज आना, लाइट की वेलोसिटी में भी चेंज आना, साथ ही साथ ये भी है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये भी रिफ्लेक्शन है, सॉरी रिफ्रैक्शन है। और दूसरा क्या है, एक और चीज रिफ्रैक्शन होती है और वो क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा, वो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अब ये भी रिफ्रैक्शन है। अब आपको दो बातें पता चली कि अगर आपसे रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये बात जरूर बतानी है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, और दूसरा चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अगेन चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट के बाद आप इस पूरे पैराग्राफ को रिपीट कर दीजिए, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज आल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बारे में क्या पता चला कि अगर कभी भी रिफ्रैक्शन, कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड होगी। तो वो क्या होगी, बेंड होगी। लेकिन बेटा ये नहीं बताया गया आपको कि बैंड कहाँ होगी। अब सुन लो बैंड कहाँ होगी। अगर लाइट रे अगर लाइट रे आपकी, ये देखिएगा ध्यान से, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं रेयरर मीडियम, क्या लिख रहा हूं, रेयरर मीडियम, और नीचे लिख रहा हूं मैं डेंसर मीडियम। अगर आपकी लाइट रे रेयरर मीडियम से कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है, तो क्या होगा, एक लाइन होती है आपको मालूम है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या बोलते हैं इस लाइन को, हम नॉर्मल बोलते हैं। इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये जो नॉर्मल लाइन है आपकी, इसको गौर से देखिएगा। अगर कभी भी लाइट रे आपकी कहाँ से कहाँ आ रही है, आपकी लाइट रे आ रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, मान लीजिए कि लाइट रे ऐसे आ रही थी, ये आ रही है यहाँ। अब इसे जाना कैसे चाहिए था बेटा, इसे जाना तो ऐसे चाहिए था ये, लेकिन ये गई कैसे, ये गई ऐसे। तो आपने क्या देखा, जिस लाइट रे को इधर जाना था, इधर इधर, वो लाइट रे किधर गई, इधर इधर। यानी कि जो लाइट रे आपकी इस तरफ जानी थी, इस डायरेक्शन में जानी थी, वो इधर ना जा करके किधर आ चुकी है, इधर आ चुकी है। तो यानी कि क्या हुआ कि लाइट रे मुड़ी है। तो लाइट रे किसकी तरफ मुड़ी है, तो आंसर आता है नॉर्मल। किसकी तरफ मुड़ी है, नॉर्मल की तरफ। तो एक सोल्यूशन मुझे यहाँ से मिल गया कि अगर कभी भी लाइट रे रेयरर मीडियम से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी। रेयरर मीडियम से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी, तो आपको बताया जाएगा कि लाइट रे हमेशा बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आंसर क्या निकला, लाइट रे ऑलवेज बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। गॉट इट। तो पहली चीज पता चली कि जब लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, रेयरर से डेंसर में। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो जो बेंडिंग होगी वो किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। गॉट इट। ये बात हमें पता चली कि लाइट रे किसकी तरफ बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसी के बाद हम इसका नेक्स्ट फेज भी देखते हैं कि जब लाइट रे, भाई अब इसका रिवर्स कर दो कि अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगी तो टुवर्ड्स की जगह पे क्या वर्ड आ जाएगा, अवे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अवे। तो आंसर क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आंसर क्या हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो भी वो बेंड करेगी, और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो भी वो बेंड करेगी। लेकिन बेंड किस तरफ से किस तरफ करेगी ये देखना है। अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में गई तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में गई तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट इज़ अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, और ये बहुत काम की चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगला टॉपिक आपका आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझो।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन ये कई बच्चों का सर में दर्द कर देती है कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो बताते हैं तुम्हें न्यूमेरिकल करने की एक छोटी सी क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव? एक क्वेश्चन पूछा गया अगर आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आपको क्या जवाब देना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो आपने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन याद करी है, बस उस डेफिनेशन में स्टार्टिंग में हाउ मच लगा दो। क्या लगा दो? हाउ मच। तो क्या बनेगा? हाउ मच। इसके बाद अपनी वही डेफिनेशन जो हमें याद है, हाउ मच व्हाट बेंडिंग ऑफ लाइट takes place from one medium to another medium। तो क्या पता चला कि हाउ मच बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो कितनी लाइट रे मुड़ी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में, उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या पता चलता है? अमाउंट। क्या पता चल रहा है हमें यहाँ पे बेटा? अमाउंट पता चल रहा है कि कितना लाइट रे मुड़ गई। तो अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ये भी आप लिख सकते हो। तो आप एक डेफिनेशन और यहाँ से जनरेट कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो? अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium। ये बात भी याद रखो कि कितनी लाइट रे आपकी मुड़ गई जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका हम एक बहुत ही आसान तरीका सीखते हैं कि कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। ज़रा ध्यान से देख लो सब लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम लोग। बहुत ईजी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल, बहुत हार्ड नहीं होते। तो कैसे करेंगे? लेट अस सी हियर। तो किस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल करेंगे? नाउ सी हियर, बहुत प्यार से देखिएगा। मान लीजिए वही क्वेश्चन टैकल करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप पता लगाओ कि लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है। मान लो कि ये मीडियम ए है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी। ये मीडियम बी है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि लाइट रे जा रही है कहाँ से कहाँ? लाइट रे आपकी जा रही है कहाँ से कहाँ जा रही है आपकी लाइट रे? आपकी लाइट रे जा रही है फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। आपने देखा कि लाइट रे ए से बी में जा रही है, तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन बनाइए एन, ये बना दिया आपने रिफ्रैक्टिव। जैसे ही आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन बनाया, तो अब आप ये देखिए कि लाइट रे जा कहाँ से कहाँ रही है। तो आंसर आया ए से बी में जा रही है। तो पहले लिखो बेटा बी, फिर लिखो ए। इतना लिखना सीख गए तो बहुत बढ़िया चीज सीख गए तुम। एन बी है तुमने लिख दिया इज इक्वल्स टू, अब पहले क्या लिखा था? बी लिखा था, बाद में क्या लिखा था? ए लिखा था। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? पहले ए को ऊपर लिखना है और बी को नीचे लिखना है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी। तो क्या किया हमने? हमने चेक करा पहले लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये ढूंढो कि लाइट रे कहाँ से कहाँ गई। तो आपको पता चला ए से बी में गई। जैसे ए से बी में गई तो आपने क्या लिखा? एन बी ए। फिर इसको रिवर्स करके लिख दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी। एक और तरीका है इसको याद रखने का। अब ए बी याद नहीं कर सकते तो 1 2 याद कर लो। अब लाइट रे देखो मैं कहाँ से कहाँ भेज रहा हूँ बच्चों, 1 से कहाँ जा रही है? 2 में। तो आप एन लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो। हमेशा जहाँ से लाइट रे आएगी उसको बाद में लिखना है। फिर रिवर्स कर दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये फॉर्मूला भी आपके लिए किसका हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका हो गया। और देखना है, और देखो कि मान लो कि बेटा ये एयर है, ये वाटर है।
अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है मान के चलो। तो इसका कैसे लिखेंगे हम, एयर से वाटर में जा रही है तो आप सबसे पहले लिखो एन, कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में, तो डब्ल्यू लिखो और ए लिखो इज इक्वल्स टू रिवर्स कर दो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, बात खत्म हो गई। अभी अगर एयर से वाटर में जा रही है, रिवर्स करोगे आप, इसको रिवर्स करना चाहते हो, बैक करना चाहते हो तो दोबारा देख लो इधर, ये मान लो कि ये हमने एयर लिखा, ये हमने वाटर लिखा, अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, तो अब लिखने का क्या तरीका होगा, अब लिखने का तरीका फिर से वही, पहले चेक एन लिखो, कहाँ जा रही है, ए में, कहाँ से आ रही है, डब्ल्यू में, ठीक है, तो एन ए डब्ल्यू, अब हमने नाव बना दी, तो जब नाव बना दी तो विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का सिर्फ यही है, अगर आपको ये आ गया तो आपके नंबर आ गए, और यही ट्रिक्स आप लोग लगाइएगा कहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी। इसके ठीक बाद हमें एक टॉपिक मिलता है, हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, हमें यहाँ मिलता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं बेटा क्या, इसको हम बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं, लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, लेंस बोलते हैं। अब हम लोग लेंस पे आ चुके हैं, तो लेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। लेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें कई सारी चीज़ें उसमें देखनी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, गौर से देखिएगा। लेंस बेटा दो टाइप के होते हैं और इनका नाम भी स्फेरिकल लेंसेज होता है। क्या होता है, स्फेरिकल लेंस। अब ये जो स्फेरिकल लेंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों, दो टाइप के। एक होते हैं कॉन्वेक्स। क्या होते हैं, कॉन्वेक्स। तो बेटा ये जो बनाया है मैंने, ये कौन सा बनाया है, कॉन्वेक्स। एक होते हैं कॉनकेव, डिजाइनर एकदम। ये कौन सा बनाया है, कॉन्वेक्स बनाया है। तो आपको एक कॉनकेव दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है। सॉरी, एक कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, कॉनकेव दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये कौन सा लेंस है बेटा, ये है कॉन्वेक्स, और ये कौन सा है, कॉनकेव। इन दोनों लेंस को भी करना बहुत ज़रूरी है, बिना इनके क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होता। तो एक न्यूमेरिकल आपका इसमें से इस्तेमाल होने वाला। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से, अब मैं आपको लेंस फार्मूला बताता हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि लेंस फार्मूला क्या होता है। बेटा हम बार बार फुल फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, हम एक बार में आपको लेंस फार्मूला बताने वाले हैं। तो यहाँ पे लेंस फार्मूला ये होता है 1/f, यानी कि 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस यानी कि v माइनस 1/u। 1/u ये है आपका क्या, दिस इज योर लेंस फार्मूला टू फाइंड आउट द आंसर। इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन भी इसका चेंज हो गया। मैग्निफिकेशन जो होता है वो हो जाता है m इज इक्वल्स टू v/u। ये इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, और ये ऊपर वाला इसका लेंस फार्मूला हो गया। आपने देखा होगा कि v में से माइनस हट गया, यानी कि ये पता चल गया कि ये लेंस के लिए है। अब ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि मिडिल पार्ट इसका थिक होता है, मिडिल पार्ट इसका कैसा है, थिक। कॉनकेव का मिडिल पार्ट कैसा है, थिन है। एजेस जो है, एजेस ये कोने जो है ये कैसे हैं, इसके थिन है, यानी कि कॉन्वेक्स के एजेस थिन है, जबकि कॉनकेव के एजेस कैसे हैं बेटा, थिक है। अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशंस की। न्यूमेरिकल में सबसे पहले चेक करो कि लेंस कौन सा है। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो एक कन्वर्जिंग लेंस है और दूसरा कौन सा, डाइवर्जिंग लेंस है। अब मैंने क्या कहा कि पता लगाओ कि न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे। बेटा अगर कौन सा आ गया, कॉनकेव आ गया, पहले कॉनकेव की विंडो हम यहाँ बना लेते हैं। तो चीजें याद रखनी, एफ वी यू, ये तीनों माइनस, ये तीनों ही क्या होने वाली है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सबसे आसान कॉनकेव का याद रखने का तरीका कि तीनों को क्या कर दो, नेगेटिव। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स का भी क्या तरीका है, यही हम यही विंडो यहाँ बनाएंगे कॉन्वेक्स के लिए भी, लेकिन इसमें बस एफ को हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। वी को भी हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। और जो हमारा यू आएगा वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो ये भी हमें याद रखना है, यहाँ पे यू नेगेटिव है, यहाँ पे सब नेगेटिव है। अंडरस्टूड। तो ये हमारा किसके लिए था, साइन कन्वेंशंस, कॉन्वेक्स के लिए। ये किसके लिए था, कॉनकेव के लिए। अब जो इमेज डायग्राम है, with the help of these lenses they are also most important
और इसमें अगर इमेज डायग्राम पूछा जाएगा तो आपका ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स पे रख दिया जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर पे रख दिया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस पे रख दिया जाएगा। जैसे हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा है बेटा, ऐसे ही आपका जो है, ऐसे ही आपका ये दोनों लेंसेज के बारे में भी होता है। लेट अस सी हियर कि क्या होने वाला है। लेकिन इन लेंस पे और मिरर में एक डिफरेंस होता है। लेट अस सी हियर नाउ। नाउ सी दिस, कि अगर मैं आपका ये एक क्या बना दूं, कॉन्वेक्स लेंस बना दूं। नाउ अगर मैं ये आपका क्या बना दूं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस बना दूं, अगर मैं आपका, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये जा रहा है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस कैसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिससे लाइट रे इधर से इधर भी जा सकती है, इधर से इधर भी आ सकती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस होते हैं, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। एक को आप एफ लिख सकते हो, दूसरे को आप एफ डैश लिख सकते हो। जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज कॉल्ड 2f। हम क्या कहते हैं 2f, तो उधर हम क्या लिख सकते हैं 2f डैश लिख सकते हैं। तो ये है आपके प्लेसेस। अब आप ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हो बेटा, मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा व्हाइट कलर से, तो सब लोग ऑब्जेक्ट देखिएगा अच्छे से। आप ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में रख सकते हो, यानी कि बिटवीन ओ एंड एफ। एफ पे रख सकते हो, बिटवीन एफ एंड 2f रख सकते हो, एट 2f रख सकते हो, बियॉन्ड 2f रख सकते हो। इस केस में क्या होगा, सारी लाइटें आएंगी और सारी लाइटें आने के बाद पास होंगी कहाँ से, फोकस से, और दूसरी लाइटें ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के कट करेंगी कहीं पे भी। और जब वो कहीं पे भी कट करेंगी तो वहीं पे वहाँ पे क्या बनने वाली होगी बेटा, इमेज बनने वाली होगी। क्या बनने वाली होगी, इमेज। ये मैं आपको ऑब्जेक्ट्स रख करके दिखा रहा हूँ कि और आपकी इमेजेस कहाँ कहाँ बनेगी। और लास्ट केस है आपका इन्फिनिटी। आप कहाँ रख सकते हो बेटा, इन्फिनिटी पे रख सकते हो। कहाँ रख सकते हो, इन्फिनिटी पे रख सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट प्लेसेस हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6। ये आप 6 जगह पे क्या रख सकते हो, ऑब्जेक्ट रख सकते हो, और यू विल इजीली फाइंड आउट द इमेजेस। अंडरस्टूड। तो ये किसका था, ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस का तरीका था कि किस तरीके से हम इसके अंदर काम करते हैं। गॉट इट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी आर एट नेक्स्ट सेशन, कि हमें पता चल गया कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव ऐसे होते हैं। अब बात आती है लेंस की पावर की, पावर ऑफ लेंस। क्या निकालना होता है, पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, सवाल ये आता है कि पावर ऑफ लेंस क्या है। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, क्या होता है पावर ऑफ लेंस। तो जवाब में हमें क्या मिलता है कि क्या होता है पावर ऑफ लेंस, वी नो इट वेरी वेल, कि हाउ मच लाइट रे इज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, कितनी लाइट रे को कन्वर्ज किया गया या डाइवर्ज किया गया। क्या बोला मैं, कितनी लाइट रे को कन्वर्ज करा जा रहा है या डाइवर्ज करा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। तो द एबिलिटी, क्या चीज, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और diverge the light ray is called power। पावर क्या है कि किसी भी लेंस की एबिलिटी क्या करने के लिए, लाइट रे को डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज करने की ताकत, किसी भी लेंस की लाइट रे को डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की ताकत को कहा जाता है पावर ऑफ लेंस। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसका फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। कब ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, जब फोकल लेंथ हमारी किस में हो, इन मीटर्स। जब फोकल लेंथ किस में है, मीटर में है। और दूसरा फॉर्मूला होता है पावर का 100/f। ये कब यूज करना है, जब आपकी f जो है वो किस में होगी, सेंटीमीटर्स में, इन सेंटीमीटर्स। गॉट इट। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। पावर की जो एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो पावर की होती है, वो होती है बेटा आपकी डायोप्टर। और एक और काम की बात, जो कॉन्वेक्स किसकी बेटा, कॉन्वेक्स की जो पावर होगी, कॉन्वेक्स लेंस पावर, वो हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। गॉट इट।
और जो कॉनकेव की होगी, कॉनकेव लेंस पावर, वो हमेशा क्या होगी बेटा, नेगेटिव। तो ये आपका पावर ऑफ लेंस का टॉपिक था। ये कुछ फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं और अपने फिजिक्स के पेपर के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के टॉपिक को उड़ा देना। प्लस आपको क्या करना है, जितनी भी एक्टिविटीज आपकी एनसीईआरटी की बुक में है उन एक्टिविटीज को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उन एक्टिविटीज में से ही बनने वाले। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बता देता हूँ। जैसे कि आपकी एक एक्टिविटी है कॉइन प्लेस्ड इन लो शैलो, और सॉरी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इन, तो इसे पूरे रब कर देते हैं, इन शैलो, शैलो का मतलब होता है बेटा कम गहरी प्लेट। एक ये आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि अगर आपने एक सिक्के को प्लेट में डाला, सिक्के को प्लेट में डाल के आप धीरे धीरे पीछे जाओ, सिक्का देखते जाओ, उस पॉइंट पर रुक जाओ जब आपको सिक्का दिखना बंद हो गया, फिर आप अपने दोस्त से कहो कि बेटा इसमें पानी डाल। जैसे ही वो उसमें पानी डालेगा, क्या होगा, जिस जगह से आपको सिक्का नहीं दिख रहा था वो दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो गया, तो आंसर क्या आता है बेटा आपका, रिफ्रैक्शन हो गया। तो क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्शन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये करना है। दूसरा आपको ग्लास स्लैब एक्टिविटी, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। क्लास स्लैब की एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसके बगैर पेपर नहीं आने वाला। और इस पे जहाँ तक मैं कह रहा हूँ केस स्टडी, क्या कह रहा हूँ मैं, केस स्टडी। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, केस स्टडी आने वाली है, अंडरस्टूड। तो इस चैप्टर में ये दो केस स्टडी, आप सॉरी दो आपको एक्टिविटीज अच्छे से करनी है, और इस चैप्टर का जो मैंने आपको बेसिक्स बताया ये अच्छे से करना है, एंड योर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज कंप्लीटेड, गॉट इट। तो बेटा अब हम लोगों ने अगले टॉपिक को स्टार्ट करना है, जिसका नाम है ह्यूमन आई। अब इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सारे की पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है वो है रेनबो। तो पहले आपको रेनबो याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा, रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो रेनबो की फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ कि रेनबो की फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है, रेन ड्रॉपलेट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, रेन ड्रॉपलेट की वजह से होती है। और कब होती है, जब इस रेन ड्रॉपलेट के अंदर दो बातें हो जाएं। कौन सी दो बातें हो जाएं बेटा, पहली बात कि इसके अंदर रिफ्रैक्शन हो, क्या हो, रिफ्रैक्शन, प्लस रेनबो की जो ड्रॉपलेट है, सॉरी रेन की जो ड्रॉपलेट है उसके अंदर होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एक की पॉइंट है, अंडरस्टूड। इसका डायग्राम यहां देखिए छोटा सा। मान के चलिए कि पॉइंट ए से लाइट रे घुसी, इसे पॉइंट ए कहा जा रहा है। तो पॉइंट ए पे होगा बेटा रिफ्रैक्शन, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और ए से जाने के बाद लाइट रे स्प्लिट हो गई हमारी 7 लाइट्स में, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, 7 लाइटों में स्प्लिट हो गई। अभी जो 7 लाइटों में जिस जगह पे पड़ रही है वहां से ये लाइट रे बूंद के यानी कि रेन ड्रॉप के अंदर ही अंदर डेविएट कर जाएगी, मुड़ जाएगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि रेन ड्रॉप के अंदर ही अंदर क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन भी हुआ है। फिर ये कौन सा पॉइंट आया आपका, बी। तो बी पॉइंट पे क्या पता चल रहा है, टोटल इंटरनल, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो सी पॉइंट है, अगेन यहाँ से जब लाइट रेज निकल रही है तो दोबारा से क्या हो रहा है बेटा, सी पॉइंट पर दोबारा से आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि रेनबो के अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि अगर रेनबो फॉर्म करना है तो ये आंसर याद कर लो, क्योंकि आपको टिक लगाना है, तो आप इस पर बढ़िया करके टिक लगाइए और नंबर लीजिए। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डिस्पर्जन। क्या होता है, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि व्हाइट लाइट से 7 कलर बन जाना, इस कॉल्ड डिस्पर्जन। जब हम उसको पास करते हैं एक ग्लास प्रिज्म से, तो यहां पे हम लिख सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट
आफ्टर पासिंग इट थ्रू ग्लास प्रिज्म into 7 colors is called डिस्पर्जन। आपसे पूछा जाएगा कि डिस्पर्जन क्या है, तो आप बताओ कि लाइट, वाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना 7 कलरों में जब उसको पास किया जाए किससे, एक ग्लास प्रिज्म से पास किया जाए। इधर देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट, ये मान लीजिए कि ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, अभी मैं इसको बाद में भी दिखाऊंगा आपको। तो इस ग्लास प्रिज्म में क्या हो रहा है, ये हमारी वाइट लाइट आ रही है, जैसे वाइट लाइट आई तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, इस तरीके से इसे जाना चाहिए था। ओ एक सेकेंड, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये लाइट रे इस तरीके से जानी चाहिए थी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, लेकिन हुआ क्या कि ये लाइट रे ऐसे ना जा करके इस तरीके से आगे बढ़ गई, और जब ये यहाँ पहुँची तो यहाँ पहुँचने से पहले ही पहले इस लाइट रे के अंदर 7 ग्राफ डेवलप हो गए थे। 7 यानी कि 7 जगह से ये लाइट रे क्या हो चुकी थी आपकी, 7 डायरेक्शन में बट चुकी थी। और फिर जब ये बाहर निकली तो इसके अंदर से 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 लाइट रेज निकली। और ये सातों की सातों जो लाइट रेज थी हमारी, इनके कलर अलग अलग थे। अगर आपको ये कलर याद करने हैं तो आपको ये इस तरीके से याद करने होंगे कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलते हुए फ्रॉम बॉटम टू टॉप याद कर लेना है विबग्योर। क्या याद कर लेना, विबग्योर। मैं लिख रहा हूँ VIBGYOR। ये जो विबग्योर लिखा है ये आपको याद कर लेना है। यानी कि अगर मैं यहाँ नोट करूँ तो ये हो गया VI, तीसरी वाली B, फिर G, फिर Y, फिर O, फिर लास्ट में R। तो इस तरीके से ये लाइट रेस हमारी डेविएट होती है। अब सवाल पूछा जाता है कि डिस्पर्जन तो हो गया, ये जो 7 लाइट रे निकली हैं इनको क्या कहा जाता है। तो अब इन्हें देख लो क्या बोला जाता है, गौर से देखना बच्चा सब लोग। क्या इसको हम इधर कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को हम यहाँ रखते हैं, आगे देखते हैं। अब यही सवाल दोबारा करूंगा मैं कि द बैंड ऑफ 7 कलर, जो तीसरा टॉपिक आता है हमारा, थर्ड टॉपिक, वो क्या आता है, थर्ड टॉपिक हमारा आता है स्पेक्ट्रम। क्या आता है, स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ 7 कलर, इट इज अ बैंड ऑफ 7 कलर। ये जो 7 कलर का बैंड आता है किस केस में, डिस्पर्जन के केस में। द बैंड ऑफ 7 कलर ड्यू टू dispersion of white light is called spectrum, is called spectrum। तो आपको पता चला कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये जो विबग्योर बन के आया, जो आपका क्या बन के आया, विबग्योर बन के आया, तो वो आपको याद रखना है कि उसको क्या बोला जाता है, उस बैंड को बोला जाता है स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। गॉट इट। तो ये हमें पता चल गया कि स्पेक्ट्रम हम किसे कहते हैं। अब इसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे करने वाले हैं कि भाई कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पहली चीज़ जो इसमें आती है, पॉइंट नंबर 4 भी मैं ऐसा कह सकता हूँ, वो आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या आता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें समझना है। भाई अभी आपने रिफ्रैक्शन देखा तो आप क्या कह दोगे कि रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बस बात खत्म। कि लाइट रे का बैंड होना किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ऐसा होता क्यों है बेटा, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कहीं कहीं पे तो गैसेस ज़्यादा है, कहीं कहीं पे गैसेस कम है। तो जहाँ गैसेस ज़्यादा हैं वो जगह हो जाती है डेंसर, जहाँ गैसेस कम है वो जगह हो जाती है रेयरर। तो लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में आती है तो क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है,
और जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो क्या समझ में आया हमें ये बात पता चली कि जब लाइट रे कभी भी एटमॉस्फेयर के अंदर चलती है तो कभी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी उसकी स्पीड कम होती है, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी उसकी स्पीड कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि कहीं पे मीडियम रेयरर है, कहीं पे मीडियम डेंसर है, कहीं पे रेयरर मीडियम है, कहीं पे डेंसर मीडियम है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कहीं तो मीडियम रेयरर है, कहीं तो मीडियम डेंसर है। तो अब हमें ये चीज़ पता चली कि रेयरर और डेंसर मीडियम की वजह से लाइट रे लगातार 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 क्या करती रहती हैं, इस अपनी स्पीड को स्लो और फास्ट करती रहती हैं, जिसकी वजह से लगातार वो कभी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती हैं, कभी वो कम टूवर्ड्स द नॉर्मल आती हैं, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल, जस्ट लाइक दिस, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लगातार क्या चल रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, रिफ्रैक्शन चल रहा है। और यही सारी बातें जो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की हैं, यही सारे रूल्स आपको लगाने हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होनी है, तो जो मैंने अभी बोला कि कहीं कहीं पे डेंसिटी आपकी कैसी है, रेयरर, कहीं कहीं पे डेंसर है, तो आप ये कहोगे कि कहीं कहीं पे तो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी आसमान में रेयरर है, कहीं कहीं पे डेंसर है, जिसकी वजह से कभी तो लाइट रे फास्ट, कभी लाइट रे स्लो आती है। जब लाइट रे फास्ट आती है तो जलती है ब्राइट, और जब लाइट रे स्लो आती है तो जलती है डिम। तो कभी तो चलती है ब्राइट, कभी चलती है डिम, इसीलिए हमें तारा दिखता है टिम टिम। बात समझ में आई? तो अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है स्टार्स appears higher than they actually are। इसका हिंदी में मीनिंग है कि तारे हमें ज्यादा ऊंचाई पे दिखते हैं जबकि वो इतनी ऊंचाई पे होते नहीं है। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए, दोबारा से वही, कहीं पे लाइट रे ज्यादा है, कहीं पे लाइट रे कम है, जिसकी वजह से इनकी डिस्टेंस भी ऊपर नीचे हो जाती है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये हमें ज्यादा ऊपर दिखने लगते हैं। गॉट इट? तीसरा हमें इसमें पता चलेगा एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूरज कितने मिनट पहले तक उगने से पहले दिख जाता है और कितने मिनट छुपने के बाद तक दिखता रहता है, तो आपका आंसर होगा 2-2 मिनट। यानी कि 2 मिनट पहले वो राइज करता है और 2 मिनट बाद तक वो दिखता रहता है। तो जो टोटल एवरेज लेंथ होती है डे की, वो कितने मिनट बढ़ जाती है? 4 मिनट्स। कितने मिनट्स बढ़ जाती है? 4 मिनट्स। यानी कि अगर आपने सूरज देखा सुबह को ऊपर, तो आपको क्या दिखाई दिया? आपने घर वालों से कहा मम्मी सूरज निकल गया, एक्चुअल में वो अभी निकला नहीं है, उसका आपको रिफ्रैक्शन की वजह से वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो सूरज जब आपको दिख जाए तो आप समझ जाओ कि सूरज अभी निकलने में 2 मिनट हैं, और सूरज जब छुप जाता है तो छुपने के बाद तक दिखता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि सूरज छुप चुका है लेकिन वो अभी भी दिख रहा है। तो ये भी क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट केस, जो चौथा इंपॉर्टेंट केस होता है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। इसके बाद अगर मैं आपको आगे लेके जाऊं, तो आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद देखने को एक इफेक्ट मिलता है जिसको आप कहते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हो बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है लाइट का फैलना। आपने बल्ब जलाया, लाइट सब जगह फैल गई, आपने ट्यूबलाइट जलाई, लाइट सब जगह फैल गई, और उसने सब जगह की चीज़ें आपको दिखानी स्टार्ट कर दी। तो लाइट का फैलना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का फैलना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब दो बातें जान लो। एक चीज़ होती है बेटा वेवलेंथ। क्या होती है? वेवलेंथ। बेटा जिस चीज़ की ये वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिस चीज़ की ये वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वो लाइट रे उतनी ही कम फैलेगी। यानी कि उस लाइट रे की स्कैटरिंग उतनी ही क्या होगी? कम होगी। उतनी ही क्या होगी बेटा? कम होगी। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेवलेंथ, आप क्या बताओगे? बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है बच्चों, बहुत ही नॉर्मल है। ध्यान से देखो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम एक यहाँ पे रेशियो बना लेते हैं। अगर हमारी वेवलेंथ WL हाई है तो क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होगी, यानी कि लाइट कम फैलेगी। तो एक रिलेशन मिल रहा है मुझे यहां से। मुझे रिलेशन क्या मिल रहा है कि वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बात याद कर लो कि वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपके पास अगर मैंने ये लिखा है वी आई पी जी वाई ओ आर, विबग्योर लिखा है, और मैं कह रहा हूं कि इसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। तो ये लीस्ट स्कैटरिंग लाइट है। कैसी है ये, लीस्ट स्कैटरिंग, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, हाईएस्ट। और सबसे कम किसकी है, वायलेट की। तो ये क्या है, मोस्ट स्कैटरिंग, ये सबसे ज्यादा फैले, मोस्ट स्कैटरिंग। ये वेवलेंथ का और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का तरीका है याद रखने का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फैलेगी, तो आप याद रखो वो चीज़ ज़्यादा फैलेगी जिसकी वेवलेंथ कम होगी। ज़्यादा वेवलेंथ कम फैलेगा, कम वेवलेंथ ज़्यादा फैलेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, पहला ऑप्शन है इसमें, डेंजर सिग्नल्स आर रेड। पहला चीज कि डेंजर सिग्नल जितने भी होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं बेटा, वो रेड कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज्यादा, वो फैलता नहीं है इधर उधर, इसलिए दूर से दिख जाता है। सही है पहली चीज। दूसरी चीज कि वाई सन लुक्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन रेडिश को दिखता है। अगेन सारे कलर तो स्कैटर हो जाते हैं, बचता क्या है, रेड। तो वो सूरज बेचारा हमें लाल लाल दिखता रहता है। तीसरा फिर से अगेन कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा बच्चों, स्काई अपीयर्स ब्लू। क्यों दिखता है हमें स्काई ब्लू, इसका आंसर नॉर्मल है बहुत ज्यादा, इसलिए दिखता है जी क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, ब्लू ज्यादा स्कैटर हो जाता है, इसलिए आसमान कैसा दिखेगा, नीला 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 नीला। ठीक है। चौथा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि एस्ट्रोनॉट को, किसको बेटा, एस्ट्रोनॉट को स्काई काला क्यों दिखता है ब्लू दिखने की बजाय। तो आप बताओगे इसलिए दिखता है क्योंकि वहां पे क्या नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो एस्ट्रोनॉट will see sky as black because there is no atmosphere in space. In space, so there is no atmospheric refraction and no scattering of light. तो ये बातें हमें पता चली कि आपको पूछा जाएगा कि एस्ट्रोनॉट को आसमान काला क्यों दिखता है, तो आप बता दोगे इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं। तो बच्चों ये जितनी भी मैंने आई के अंदर आपको चीज़ें बताई हैं ये सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग रेडी करो, ये बहुत बेसिक है। नियर अराउंड आपको यहाँ से जो आज मैंने क्लास पूरी की पूरी ख़त्म कर रहा हूँ मैं ये क्लास को, इसमें से आपको कम से कम कुछ नहीं तो नियर अराउंड मैक्सिमम 8 to 9 क्वेश्चंस मिलने की संभावना पूरी है, जितना मैंने आपको आज बताया है। और इसका हम जजमेंट भी कर लेंगे पेपर के बाद, जब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में इनमें से चीज़ें आई है या नहीं आई है। अब उसको हम लोग अलग रखते हैं। और सबसे पहली बात, आपको ये रिकॉल ले लेना चाहिए और अच्छे से इस रिकॉल को यूज़ करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। और क्लियर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो पसंद आ रही है यार देखो लाइक भी करना, और सुनो शेयर भी करते जाना, और लास्ट में एक काम और करना यार, सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर तुम भूल गए तो हम तुम्हें भूल जाएंगे, और अगर हम तुम्हें भूल गए तो बेटे नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि टीचर हम हैं। तो हमारी बात मानो, फायदे में रहोगे। तो सब्सक्राइब नीट IIT अड्डा। थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।